आज हम दोबारा पॉडकास्ट में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर वकास रशीद। ये BTIH हॉस्पिटल में एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इनसे बात करेंगे कि कराची की करंट सिचुएशन के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन है पिजन्स के ऊपर, कि उससे लंग डिजीज़ हो रही हैं। आज हम इनसे उस टॉपिक पे बात करेंगे। हम डॉक्टर के साथ चलते हैं और उनसे अपना पहला सवाल करते हैं। डॉक्टर, आजकल जो कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के हवाले से आप क्या बात करेंगे? अगर कबूतरों के हवाले से बात करनी है तो जी, कबूतरों की वजह से सांस की बीमारियों में इजाफ़ा होता जा रहा है और हम ये देख रहे हैं। और कबूतर पालना, जैसे कि आप देखते हैं कि बड़ा आम है कराची शहर में। गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है कि बिल्कुल। कबूतरों को पानी देना, उनको दाना देना। और बहुत से लोगों ने अपने घर में कबूतर पाले हुए भी हैं। कबूतरों से उनके परों पे जो ज़रात होते हैं या फिर जो उनके फजले होते हैं, वो जब सूख जाते हैं तो वो ज़रात इंसान अगर अपनी सांस की नाली में ले इनहेल कर ले, तो उसकी वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं उसकी पूरी एक रेंज है, जिसके अंदर कम से कम भी दमा, अस्थमा ठीक जैसे है। कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लंग फाइब्रोसिस जो एक्सट्रीम होती है, जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। अच्छा। तो ये एक पूरी इसकी रेंज है। इस ठीक दरमियान है। में मुख्तलिफ़ स्पेक्ट्रम में, मुख्तलिफ़ इंटेंसिटी में, मुख्तलिफ़ शिद्दत में सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सांस के हवाले से अगर मैं सिर्फ बात करूं तो सांस सिर्फ इतना नहीं कि जो है वो पंप के साथ गुजारा हो जाए। अगर ये बढ़ के यहाँ तक आ जाता है कि फेफड़ा सिकुड़ने लगे, या हमारी ज़बान में, हमारी मेडिकल टर्म में इसको हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं, एक तरह का ठीक है। मखसूस एलर्जिक रिएक्शन इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने अभी बताई, तो उसमें फेफड़ों के अंदर बाकायदगी से ज़ख़म बनते हैं और फिर वो आखिर में सिकुड़ के फेफड़े के वॉल्यूम को, फेफड़ों की जो साख है उसको बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट अपनी ऑक्सीजन खुद मेंटेन नहीं कर पाता और ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो जाता है। ठीक है, इसके कॉमन सिम्टम्स भी आपने इसमें बता दिए हैं, बट मैं आपसे ये पता करना चाहूँगी कि कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, बहुत ही हैरानकुन तौर पे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर सांस की बीमारियों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके सिम्टम्स यकसां होते हैं। यानी ठीक है। मरीज़ आपको कहेगा खांसी है, मुस्तकिल खांसी है, मुस्तकिल खांसी के साथ सांस में दुश्वारी है, सांस में तंगी है, सांस खुल के नहीं आता, चलो तो बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये वो अलामतें हैं जो स्पेसिफ़िक नहीं हैं। ये आम, जैसे दमा, अस्थमा के अंदर भी ये चीज़ें मिलेंगी। जी। दायमी सांस जो स्मोकिंग से रिलेटेड COPD है उसमें भी ये चीज़ें मिलेंगी। कुछ मखसूस एलर्जिक मज़ीद जो है वो चीज़ें हैं उसमें भी ये चीज़ें मिलती हैं। हमने देखा था कोविड जब होता था, जी। तो कोविड जब बिगड़ता था, लंग इन्फेक्शन, फाइब्रोसिस होती थी, उसमें भी ये चीज़ें मिलती थी। तो अलमिया इसी बात का है कि पेशेंट उसको आम सांस की बीमारी समझ के और वो उसको इग्नोर करता जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को भांपते हैं कि नहीं, मुझे कुछ हो रहा है और इस पे मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट की अटेंशन चाहिए। ठीक है डॉक्टर, ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं जो जैसे आपने बताया कि हर बीमारी में ऐसे ही होते हैं लंग्स के, बट इस वाली बीमारी में जो पिजन से हो रही है इसका कितना ड्यूरेशन होता है या टाइम पीरियड होता है, या एक हफ्ते में बहुत सीवियर हो जाती है कुछ? इसको थोड़ा कोई एक्सप्लेन इसका करेंगे? दौरानिया नहीं है। ये ठीक है। ऐसा है कि होने को तो महीने के अंदर भी हो जाए, और अगर नहीं हो रही है तो सालों भी किसी को नहीं हो रही होती। लेकिन एक जो एवरेज एस्टिमेट है वो 4 से 6 महीने में पेशेंट को सिम्टम्स प्रॉपर्ली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वही बात है, हर किसी की टेंडेंसी डिफरेंट है। ठीक है। आप देखते हैं कि हर सिगरेट पीने वाले को सांस की बीमारी नहीं होती। बिल्कुल। इसी तरीके से हर इंसान जो पीजन से एक्सपोज्ड है उसको नहीं होता। लेकिन अभी जो रेशो हमने देखा है कि एक एक हफ्ते में 10 से 15 पेशेंट या 15 से 20 पेशेंट तक भी रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ ओके। अस्पतालों में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी वो चीज़ है जो अभी तहकीक में है, और वक्त के साथ और चीज़ें हमारे सामने खुल के आएंगी। फ़िलहाल सिर्फ इतना कि एक एवरेज एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो 4 से 6 हफ्ते में ही अगर मुस्तकिल एक्सपोजर है, और फिर ये भी डिपेंड करता है एक्सपोजर किस लेवल का है। अगर सिर्फ ऐसा है कि दूर से सिर्फ जो है वो पिंजरे में पड़े हुए हैं तो एक्सपोजर इतना नहीं है। लेकिन रोज़ाना उनके पास जाना, सफाई करना और इन जी। चीज़ों से फिर इसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो डेवलप जल्दी भी हो सकता है, महीने के अंदर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। एक तो ये मुझे एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर दें कि जैसे पिजन्स में आई है, पहले हमें बताते थे कि कैट्स में भी सेम चीज़ें होती थी, तो क्या डिफरेंस है पिजन्स का और कैट्स का? अच्छा, कैट से ज़्यादातर
जो है वो अस्थमा वाला प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, उससे हमने जो ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस या फिर लंग फाइब्रोसिस वाला एलिमेंट इतना नहीं देखा था। कहीं ना कहीं तो हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर वो कैट्स के साथ एक्सपोजर का ताल्लुक अस्थमा से है। यहाँ पे अस्थमा से लेके लंग फाइब्रोसिस डीप, और पिजन्स के अलावा जो दूसरा जो एक एनिमल है जिससे ये चीज़ सेम स्पेक्ट्रम में हो सकती है, वो पैरट्स हैं। पैरट्स है वो कोई भी हों, वो पैराकीट्स भी हो सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन तोते जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ तोतों की वैरायटी होती है, फिंचेस, इन चीज़ों से ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि ये भी घरों में लोग एज अ पेट रखते हैं, अगर किसी ने कबूतर नहीं रखे तो ये भी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर, इसकी मुझे प्रिकॉशंस बता दें कि आप क्या, जैसे अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या सबसे पहली चीज़ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। मुझे पिजन से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मैं कम्युनिटी में देख रहा हूँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आप दुनिया भर में जायज़ा लें तो वहाँ से भी जो है ना वो पिजन ब्रीडिंग साइट्स को हटा दिया गया है। इवन अगर हम मक्का में जाएँ तो कबूतर चौक को भी उन्होंने जो है ना वो लिमिट कर दिया है कि वहाँ पे भी अब इतने कबूतर नहीं होते। तो पहली चीज़ तो ये घर में होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये किसी के रोज़गार मुआश भी होते हैं, तो अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो दो चीज़ों का बिलखुसूस ध्यान रखें। सबसे पहली, उनसे जब भी एक्सपोजर हो तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरा, इनकी फजला ड्राइड है उस पर डायरेक्ट स्वीपिंग नहीं करनी, झाड़ू नहीं करना है, क्योंकि उससे जो डस्ट बनती है वो हाईली इंटेंसिफाइड होती है, बहुत जल्दी जो है ना वो सांस की नालियों में गहराई तक जाती है और रिएक्शंस करती है। तो गीला करके उनको साफ़ किया जाए। एसी, बाज़ अवत हम देखते हैं कि एसी के जो आउटर्स होते हैं, आउटर्स के बाद कबूतर जो है ना वो घरौना बना लेते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे फजला भी होता है, वहाँ पे परों के ज़रात भी होते हैं, और बगैर एसी की सफाई या सर्विस करवाए हुए हम एसी ऑन करते हैं, वो सारी चीज़ें अंदर आती हैं। तो उससे भी अब अनइंटेंशनल गैर दानिस्ता एक्सपोजर उनसे हो जाता है। आप एक रूम में हैं, आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली एक पर्टिकुलर रूम में है, एसी से एक्सपोज हो जाती है। तो एसी को सर्विस रेगुलर कराते हुए और मेक श्योर कि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें ना हो। चौथा, यही परिंदे जंगली कबूतर खिड़कियों के पास अपना जो है ना वो घोंसला बना लेते हैं। तो जब भी सुबह सवेरे इंसान फ्रेश एयर के लिए खिड़की खोलता है तो उनके ज़रात अंदर आते हैं। अब ज़रात अंदर आते हैं तो जो ख़वातीन ज़्यादातर, इसलिए ख़वातीन में ज़्यादा होता है, घर में ख़वातीन ज़्यादा एक्सपोज इनसे होती हैं, मर्द ज़रात ज़्यादातर बाहर होते हैं। तो ख़वातीन सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती हैं, साफ़ सफाई ज़्यादातर ख़वातीन कर रही होती हैं, और बच्चे, वो अनइंटेंशनल इन चीज़ों से एक्सपोजर उनका हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे भी ऐसे कोई घोंसले ना बनने दें, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें। ठीक है डॉक्टर, ये तो बाहर वाले कबूतरों से भी हो रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितना क्योरेबल है भी या नहीं है? अच्छा, वंस ये डेवलप हो जाता है तो इसको फिर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अस्थमा है, वंस डेवलप हो गया इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना आप रिस्क फैक्टर, जितना एक्सपोजर कम करेंगे उतनी ही आपकी जो है वो डिजीज़ प्रोग्रेशन लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन कंट्रोलेबल है। और वंस वो फाइब्रोसिस की हद तक चला गया तो वहाँ पे तो फिर ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आ जाती है, और अल्टीमेटली लंग ट्रांसप्लांट जो पाकिस्तान में होता भी नहीं है उस लेवल तक आ जाते हैं। और हमने देखे हैं बहुत यंग पेशेंट्स जो है वो इस लेवल पे मौजूद हैं कि वो लंग ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और ये इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता बाहर जाके कि वो यूएस में या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में या इंडिया में जाके करवा सके। तो ये थोड़े से मसाइल हैं। आपने ट्रांसप्लांट की बात की, मैं बस एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल में इसको कहाँ तक हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? सिर्फ मेडिकेशन तक या कोई सर्जरी वगैरह कुछ नहीं, कोई सर्जरी इसकी हमारे इस पे नहीं है। सर्जरी इनफैक्ट इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। लंग ट्रांसप्लांट सीधा सीधा लंग चेंज करने वाली बात, तो वो तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में नहीं। लेकिन इससे पहले तक का जितना भी है, ऑक्सीजन इनहेलेशन हो, चाहे वो इनहेल्ड मेडिकेशंस हो, चाहे वो स्टीरॉइड हो, जितनी भी मेडिकल फॉर्म में इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हम हमारे हॉस्पिटल में कर सकते हैं। इवन अगर किसी को इस हद तक है कि बाईपैप की ज़रूरत है तो वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हम अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है ई सिगरेट्स या वेपिंग।